तो आप सभी का स्वागत है। अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डोल बिहेवियर ए स्टडी ऑफ अग्रेशन नामक एक प्रयोग का निर्माण किया। इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों के एक समूह को हिंसक और आक्रामक कार्यों की विशेषता वाले एक वीडियो से अवगत कराया। प्रयोग के लिए बंडूरा ने अपने छात्रों में से एक फिल्म बनाई। एक युवा महिला एक बेबो गुड़िया की पिटाई कर रही थी। बोबो गुड़िया एक फूले हुए जाने योग्य अंडे के आकार का गुब्बारा प्राणी जिसके तल में वजन है, जिसे जब आप उसे नीचे गिराते तो वह वापस ऊपर की ओर उठ जाती। महिला ने साकारू और इसी तरह विभिन्न आक्रामक वाक्यांशों को चिल्लाते हुए जोकर को घूंसा मारा। उसने उसे लात मारी, उस पर बैठ गए, हथौड़े से प्रहार किया। बंडूरा ने इस फिल्म को किंडरगार्टन छोटे बच्चों के समूह को दिखाया। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, उन्हें यह बहुत पसंद आया। बंडूरा ने अध्ययन पर बड़ी संख्या में परिवर्तन किए, मॉडल को विभिन्न तरीकों से पुरस्कृत या दंडित किया, बच्चों को उनके नकल के लिए पुरस्कृत किया, मॉडल को कम आकर्षक या कम प्रतिष्ठित होने के लिए बदल दिया गया और इसी तरह आगे भी हुआ। मॉडलिंग अन्य तंत्रों के अलावा सामाजिक शिक्षण में आदर्श को नकल शामिल होती है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों को देखकर नया व्यवहार सीखते हैं, जिसे मॉडलिंग या अवलोकन अधिगम भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष पुनर्बलन शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आदत बनाने और व्यवहार के कारण अपने वातावरण में विभिन्न व्यक्तियों का सम्मान करना और उनका अपमान करना सीखता है। आत्म प्रभावकारिता हमारे विश्वास को संदर्भित करती है, जो हम प्राप्त करने में सक्षम हैं। दूसरे शब्दों में यह किसी व्यक्ति की कथित दक्षताओं को संदर्भित करता है। वह निर्धारित करते हैं कि हम अपने पर्यावरण और अन्य लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले बच्चों उन समस्याओं की तुलना में अधिक तेजी से हल करते हैं जिनकी आत्म प्रभावकारिता की मान्यताएं कम थी। बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता का विश्वास 4 स्रोतों के आधार पर बनता है। ये इसका चित्र है। फिर पारस्परिक निर्धारणवाद। उनका सिद्धांत यह भी बताता है कि मानव व्यवहार एक पारस्परिक क्रिया है, जो संज्ञानात्मक, व्यावहारिक और पर्यावरणीय स्रोतों के माध्यम से प्रभाव के साथ निरंतर और पारस्परिक है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। जर्मन मनोवैज्ञानिक व्लादिमीर कोहलर, कोफका और लेविन ने धारणा की प्रकृति का अध्ययन किया और ये गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक हैं। व्लादिमीर को गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक है। गेस्टाल्ट के एक जर्मन शब्द जिसके लिए कोई समकक्ष हिंदी शब्द नहीं है।
गेस्टाल्ट का हिंदी अनुवाद अधिक सरल रूप से एक संगठित संपूर्ण है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की प्रक्रिया को गेस्टाल्ट के एक संगठित संपूर्ण के रूप में माना जाता है। सूझ द्वारा अधिगम या अंतर्दृष्टि से अधिगम को गेस्टाल्ट सिद्धांत वोल्फगैंग कोहलर ने बढ़ावा दिया है। अपने सिद्धांत में उन्होंने अंतर्दृष्टि शब्द का प्रस्ताव किया है, जिसका अर्थ परीक्षण और त्रुटि नहीं है, बल्कि यह अनुभव के अचानक पुनर्गठन से है। प्रयोग कोहलर ने परिज्ञान पर आधारित निम्नलिखित प्रयोग पर प्रदर्शन किया। उन्होंने चिंपांजी को एक बंद कमरे में रखा, जहां भोजन को उसकी पहुंच से दूर रखा गया था और बक्से, छड़ी जैसी चीजें वहां छोड़ी गई थी। चिंपांजी भोजन तक पहुंचने के लिए कमरे के अंदर घूमता रहता था। वे एक बक्से पर अचानक खड़े हो जाते हैं और छड़ी का उपयोग भोजन को उनके करीब लाने की कोशिश करते थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह परीक्षण और त्रुटि का परिणाम नहीं था। चिंपांजी को अचानक बक्से और छड़ी का उपयोग करने का विचार आया। गेस्टाल्ट सिद्धांत या नियम इसमें है गेस्टाल्ट सिद्धांत या नियम ऐसे नियम हैं जो दर्शाते हैं कि मानव आँख दृश्य तत्वों को कैसे सीखते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह दिखाना है कि जटिल दृश्यों को अधिक सरल आकृतियों में कैसे कम किया जा सकता है। उनका उद्देश्य यह भी स्पष्ट करना है कि आँखें किस तरह से अलग अलग सरल तत्वों को शामिल करने के बजाय एकजुट रूप में आकृतियों को देखती है। सामान्यतः 6 व्यक्तिगत सिद्धांत हैं जो गेस्टाल्ट सिद्धांत से जुड़े हैं। आकृति आधार संबंध का नियम। इस सिद्धांत में कहा गया है कि हमारे पास आकृति और जमीन के रूप में हमारी दुनिया को अलग करने की प्रवृत्ति है। हम हमेशा पृष्ठभूमि के विरुद्ध एक आंकड़ा छवि देखते हैं। छवि उत्तेजनाओं का वह हिस्सा है जिसमें दृश्य क्षेत्र का हमारा ध्यान है, जबकि आधार पृष्ठभूमि है। आकृति का एक निश्चित आकार और बेहतर याद है, जबकि पृष्ठभूमि आकारहीन और इसकी कोई सीमा नहीं है। समीप्य का नियम यह उन तत्वों या वस्तुओं के समूहन को संदर्भित करता है जो पैटर्न के अनुसार एक साथ होते हैं। उत्तेजनाओं को सार्थक रूप से अनुभव करने के लिए एक दूसरे के करीब आने वाली उत्तेजनाएं हमें एक समूह से संबंधित होती है। अच्छे चित्र का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे पास आकृति को संतुलित या सममित बनाने के लिए उत्तेजनाओं को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार समूह उत्तेजनाओं के सभी संभावित तरीकों में से हम सरल और स्थिर आकार में समूह उत्तेजनाओं की ओर रुख करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरल रूप हमारे द्वारा अधिक देखे जाते हैं। निरंतरता का नियम। इस कानून में आंदोलन शामिल है। यह बताता है कि चीज़ों को एक समूह में एक साथ उनकी गतियों के अनुसार आयोजित
किया जाता है, यानी समान दिशाओं में चलती हुई उत्तेजना को उसी समूह से संबंधित माना जाता है। संवरण का नियम। हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन यह बंद करने का नियम है जो हमारी धारणा को पूरा करता है। अवधारणा आत्मक प्रक्रियाएं हमारी संवेदनाओं में अंतराल को भरकर उत्तेजना की हमारी धारणाओं को व्यवस्थित करती है। समानता का नियम। यह सिद्धांत बताता है कि चीज़ों को उनकी समानता के अनुसार एक साथ वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच के दौरान हम समूह के खिलाड़ियों को उनकी जर्सी के रंग के आधार पर देखते हैं। अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत। यह मुख्य धारणा की प्रकृति से संबंधित है। इसके अनुसार एक व्यक्ति चीज को संपूर्ण मानता है। यह मुख्य रूप से धारणा की प्रकृति से संबंधित है। इसके अनुसार एक व्यक्ति चीज को संपूर्ण मानता है। सीखते समय एक शिक्षार्थी हमेशा स्थिति को समग्र रूप से मानता है और विभिन्न संबंधों को समझदारी से देखने और उनका मूल्यांकन करने के बाद उचित निर्णय लेता है। जेबी वाटसन का प्रयोग। खरगोश और अल्बर्ट पर वाटसन का प्रयोग। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने स्वयं अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट के साथ एक प्रयोग किया। उसे खेलने के लिए एक खरगोश दिया। बच्चे को उस खरगोश के नरम बालों पर हाथ फेरना अच्छा लगता था। वाटसन ने बच्चे को कुछ दिनों तक ऐसा करने दिया। कुछ समय पश्चात वाटसन ने ऐसा किया कि जब बच्चा खरगोश को छूता था तो वह वाटसन एक तरह से डरावनी आवाज़ पैदा करने लगता था। ऐसा वाटसन ने कुछ दिनों तक किया। परिणाम यह हुआ कि डरावनी आवाज़ के ना किए जाने पर बच्चे को खरगोश को देखने से ही डर लगने लगा। इस तरह भय की अनुक्रिया खरगोश कृत्रिम उद्दीपन के साथ अनुबंधित हो गई और इस अनुबंधन के फलस्वरूप उसने खरगोश से डरना सीख लिया। प्रयोग को आगे बढ़ाने पर देखा जाए कि बच्चा खरगोश से ही नहीं बल्कि ऐसी सभी चीज़ों से डरने लगा जिसमें खरगोश के बाल जैसी नमी और कोमलता हो। एक बालक का बिजली चमकने के बाद कड़क आहट की आवाज़ सुनकर डर ना उसके बाद केवल बिजली चमकने पर ही डर जाना, गरजने की आवाज़ नहीं आने पर भी पावलोव के अनुबंधन का उदाहरण है। एक लड़के ने कॉलेज से आते ही कोट को परस्पर फेंकने की आदत डाल ली। उसकी माँ के मना करने के बाद दूसरे दिन भी उसके द्वारा कोट को फर्श पर फेंकना अनुबंधन का उदाहरण है। आश्चर्यजनक तथ्य। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। उनका सीखने का प्रयोग उनके बच्चे अल्बर्ट पर था। उस समय अल्बर्ट केवल 11 महीने का नवजात शिशु था। गैने का अधिगम पदानुक्रम सिद्धांत। रॉबर्ट गैने का अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत अधिगम का शर्त सिद्धांत भी कहलाता है। रॉबर्ट गैने 1916-2002 एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1940 में शिक्षा के विज्ञान के इतिहास में अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत दिया। 1965 में पहली बार प्रकाशित उनकी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में उन्होंने प्रभावी अधिगम को पहचानने के लिए अधिगम की शर्तें बताई। गैने ने
एक 8 चरणीय प्रक्रिया बनाई जो प्रभावी सीखने के लिए आवश्यक है, जिसे इन्होंने पिरामिड की आकृति में प्रस्तुत किया। इन्होंने सबसे निम्नतम स्तर पर सांकेतिक अधिगम बताया तथा सबसे उच्चतर स्तर पर समस्या समाधान अधिगम स्तर बताया। इसमें है नीचे से सांकेतिक सीखना, फिर उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला सीखना, शाब्दिक साचार्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना, समस्या समाधान सीखना, सांकेतिक सीखना। यह अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर है। इसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से सीखा जाता है। जैसे अध्यापक द्वारा बालक को लाल हरी पीले रंग के बारे में समझाना। पावलोव के क्लासिकल सिद्धांत सांकेतिक सीखने पर आधारित है। उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, किसी उद्दीपक के प्रति क्रिया का होना उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। जैसे बालक के गृह कार्य न करने पर उसे चॉकलेट उद्दीपक दिखाकर बालक से उसका गृह कार्य अनुक्रिया करवाना। श्रृंखला अधिगम, यहाँ गहने का सरल श्रृंखला से तात्पर्य किसी काम को क्रम से करना। जैसे एक बालक का शब्दकोश में पहले ए फिर बी और सी सीखना। शाब्दिक साचार्य सीखना, शब्दों की अभिव्यक्ति। शाब्दिक साचार्य सीखने का प्रमुख उदाहरण है। जैसे कविता, कहानी याद करना, शब्दावली सीखना आदि। विभेदीकरण सीखना, जब बच्चा एक श्रृंखला सीखता है और शब्दों और उनके अर्थ से अवगत हो जाता है, वह आसानी से दो अलग अलग चीज़ों के बीच अंतर ढूंढ सकता है। उदाहरण के लिए राइट लिखना और राइट सही के बीच का अंतर, क्योंकि दोनों शब्दों की ध्वनि एक ही है लेकिन अलग अलग अर्थ हैं। संप्रत्यय अधिगम, किसी भी विषय को सीखना और उनकी अवधारणा सीखने के बाद कुछ नया सीखने या बनाना संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। जैसे जब शिक्षक ने कहा लेख को ध्यान से पढ़ें क्योंकि यह आपकी परीक्षा में आएगा। नियम अधिगम वह ज्ञान है जहाँ बच्चा अवधारणा विकसित करता है और उनके नियमों को सीखता है। जैसे बालक द्वारा व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि के विभिन्न नियमों को सीखना। समस्या समाधान, जब बच्चा नियमों को समझने लगता है तो समस्या समझ की गुणवत्ता विकसित होती है। यह सीखने का उच्चतम चरण है। जैसे कि गेन द्वारा वर्णित है। कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन कर्ट लेविन ने किया। पहले साचार्यवादी मनोवैज्ञानिक थे, किंतु उन्होंने गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों कोहलर, कोफका तथा वर्दियाई मीर के साथ भी कार्य किया। अतः वह गेस्टाल्ट वाद से प्रभावित थे। मनोविज्ञान में उनकी दो पुस्तकें प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी तथा विख्यात है। कर्ट लेविन ने गेस्टाल्टवादियों से भिन्न मनोवैज्ञानिक विचारधारा प्रस्तुत की। उनके मनोवैज्ञानिक विचार स्थान विज्ञान तथा सदृश्यता पर आधारित हैं। उनके अनुसार व्यवहार भूत अथवा भविष्य पर नहीं वरन वर्तमान क्षेत्र पर निर्भर करता है। व्यवहार की व्याख्या
व्याख्या क्षेत्र के आधार पर करने के कारण उनका मनोवैज्ञानिक क्षेत्र सिद्धांत कहलाता है। लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत को दो भागों में प्रस्तुत किया, यथा संरचना गतिशील। कर्ट लेविन का व्यवहार सूत्र, ये पिक्चर है, ठीक है, इसका सूत्र है। फिर हल का पुनर्बलन सिद्धांत, सीखने के परबलन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के क्लार्क एल हल ने सन 1915 में किया। हल ने अपनी पुस्तक व्यवहार के सिद्धांत में लिखा है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। हल के सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टोन्स ने लिखा है, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसको सीख लेता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए हल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया है। पुनर्बलन के प्रकार, सतत पुनर्बलन, असतत आंशिक पुनर्बलन। फिर है अनुपातिक पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन। उदाहरण, एक बालक को 5 प्रश्न करने के लिए दिए और 5 प्रश्न पर ही उसे लगातार पुनर्बलन, शाबाश तू तो होशियार बच्चा है, इस क्लास का टॉपर है, ऐसा पुनर्बलन देना सतत पुनर्बलन कहलाता है। कर्मचारी को 2 महीने के अंत में सैलरी देना अर्थात फिक्स टाइम पर पुनर्बलन प्राप्त होना असतत पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। शैक्षिक निहितार्थ, यह सिद्धांत आवश्यकताओं पर बल देता है, अतः सीखना तब सार्थक हो सकता है जब यह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाता है। पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, बालकों को सीखने की अभिप्रेरणा देता है। यह सिद्धांत उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। अधिगम का स्थानांतरण अर्थ, शिक्षा में सीखने के स्थानांतरण का अर्थ सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। दूसरे शब्दों में एक विषय या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का अन्य विषयों या परिस्थितियों के ज्ञान अर्जन पर प्रभाव पड़ना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इसे अधिगम संक्रमण या अधिगम अंतरण भी कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, अधिगम स्थानांतरण के प्रमुख 7 प्रकार हैं। फर्स्ट है सकारात्मक स्थानांतरण, जब एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में सहायक सिद्ध होता है तो इसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण, जो व्यक्ति अंग्रेजी के टाइपराइटर पर टाइप करना सीख लेता है वह हिंदी के टाइपराइटर पर टाइप करना सरलता से सीख लेता है। अर्थात अंग्रेजी टाइपराइटर अधिगम हेतु सहायक सिद्ध होती है। सकारात्मक स्थानांतरण क्षैतिजीय एवं अनुलंबीय प्रकार का होता है। इसमें है नकारात्मक स्थानांतरण, जब एक विषय या कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल के अधिगम में बाधक होता है या कठिनाई उत्पन्न करता है तब उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे विज्ञान के विद्यार्थियों को कला विषयों आर्ट को समझने में कठिनाई का अनुभव करना। एक अन्य उदाहरण, जैसे हिंदी का टाइपराइटर सीखने में पहले सीखी गई अंग्रेजी टाइपराइटिंग की दक्षता या ज्ञान का अवरोध उत्पन्न करना। नकारात्मक स्थानांतरण भी क्षैतिजीय
एम अनुलंब्य प्रकार का होता है, फिर है क्षैतिजीय स्थानांतरण सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब भिन्न प्रकार की योग्यता अथवा ज्ञान अन्य सीखी जाने वाली योग्यता अथवा ज्ञान में सहायक होता है तो उसे क्षैतिजीय स्थानांतरण कहते हैं। वह स्थानांतरण एक कक्षा में दो विषयों के मध्य घटित होता है। उदाहरण, कक्षा 10 में एक विद्यार्थी का गणित संबंधी ज्ञान का भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक होना। इस प्रकार के स्थानांतरण को हम सकारात्मक क्षैतिजीय स्थानांतरण कहते हैं। इसके विपरीत, जब एक विषय अथवा कौशल अन्य विषय या कौशल सीखने की स्थिति में अवरोध उत्पन्न करता है तो इसे क्षैतिजीय स्थानांतरण कहा जाएगा, किंतु यह नकारात्मक होगा। उदाहरणतः, कक्षा 10 का एक विद्यार्थी जब गणित में ज्ञान अथवा कौशल अर्जित करे और यह ज्ञान अर्जन हिंदी साहित्य के ज्ञान अर्जन में अवरोध उत्पन्न करे तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम नकारात्मक क्षैतिजीय स्थानांतरण कहेंगे। जब एक विद्यार्थी गणित का ज्ञान अथवा कौशल प्राप्त करता है और यही ज्ञान उसके हिंदी ज्ञान अर्जन में बाधा उत्पन्न करता है तो इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्षैतिजीय स्थानांतरण कहलाता है। फिर अनुलंब्य स्थानांतरण भी सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब एक स्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान अथवा कौशल संबंधी ज्ञान एवं कौशल अर्जित करने में आगे चलकर सहायक सिद्ध हो तो अनुलंब्य सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरण, एक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 8 में गणित में अर्जित किया हुआ ज्ञान कक्षा 10 में गणित का ज्ञान अर्जित करने में सहायक सिद्ध हो। इसके विपरीत, जब एक स्थिति से संबंधित अर्जित ज्ञान एवं कौशल आगे चल गए उसी स्थिति से संबंधित ज्ञान एवं कौशल अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करे तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अनुलंब्य नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरण, कक्षा 8 के एक विद्यार्थी का साहित्यिक ज्ञान अगली कक्षा के साहित्यिक ज्ञान अर्जित करने में अवरोध उत्पन्न करे, अर्थात अधिगम का पहला सोपान अधिगम के दूसरे सोपान में कठिनाई अथवा बाधा उत्पन्न करे। पार्श्विक स्थानांतरण, जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग की दूसरी संबंधी कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो इसे पार्श्विक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरण, दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता का संस्कृत लिखने की कुशलता को प्रभावित करता है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण, जब शरीर के द्वारा अर्जित कार्य कुशलता दूसरे अंग की कार्य कुशलता को प्रभावित करे तो इस प्रकार के स्थानांतरण को द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरण, एक विद्यार्थी दाएं हाथ से लिखना सीखता है किंतु यदि आवश्यकता पड़ जाए तो वह बाएं हाथ से भी लिख सकता है, जबकि उसने हाथ से लिखने का अभ्यास कभी नहीं किया हो। इस स्थिति में हम देखते हैं कि दाएं का कौशल बाएं में स्थानांतरित हो गया। शून्य स्थानांतरण में कोई भी ज्ञान ना तो किसी भी दूसरे ज्ञान के लिए सहायक होता है और ना ही उसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण, एक क्रिकेट बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी का कौशल सीखता है लेकिन इसे उसके बल्लेबाजी के कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शिक्षण के स्थानांतरण के शैक्षिक महत्व, शिक्षकों को पाठ्यक्रम के अधिक महत्वपूर्ण
पहलुओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षक को कौशल, ज्ञान, सिद्धांतों और अन्य उद्देश्यों में परिलक्षित करने की आवश्यकता है। स्थानांतरण उद्देश्यों और छात्रों के बीच व्यक्तिगत अंतर को समायोजित करने के लिए परीक्षणों या परीक्षाओं की संरचना को संशोधित करने की आवश्यकता होगी। इसमें है औपचारिक मूल्यांकन और मूल्यांकन के वैकल्पिक रूपों जैसे अवलोकन, जांचकर्ताओं और प्रयोगात्मक परीक्षाओं पर समान महत्व दिया जाना चाहिए। इस अभ्यास से छात्रों में स्थानांतरण की भावना पैदा होती है और उनमें सोचने की आदत डालती है कि वे स्कूल में जो सीखते हैं उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे जोड़ते हैं। अवधारणा और ज्ञान और कौशल के संभावित अनुप्रयोगों के बीच संबंध हमेशा छात्रों को दिखाई नहीं देता। एक पाठ पढ़ाने में शिक्षक को समानता पर जोर देकर उन संबंधों को बनाने में छात्रों की सहायता करनी चाहिए। छात्रों को वैचारिक मुद्दों की सूक्ष्म दृष्टि से जानने के लिए क्यों और कैसे सीखते हैं यह आदत बन जानी चाहिए। वह स्वाभाविक रूप से उन्हें आना चाहिए। शिक्षक की भूमिका, शिक्षकों को ज्ञान के लिए मनुष्य की शाश्वत खोज के हस्तांतरित करने प्रेरक और प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। शिक्षक की स्थिति समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षकों के स्तर से इस ऊपर नहीं उठ सकता। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न भूमिकाएं अर्थात प्रबंधक, सुविधादाता, परामर्शदाता, निर्माता और नेता आदि निभानी होती है। उसे एक कक्षा में सभी गतिविधियों का प्रबंधन करना होता है जो एक शिक्षार्थी के इधर-गिधर तैयार की जाती है, क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होता है। एक शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण अपने शिक्षण कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, क्योंकि उसका विषय वस्तु ज्ञान किसी काम का नहीं होगा यदि वह इसे व्यवस्थित और रुचिकर विधि से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। अच्छे शिक्षक वह हैं जो उपलब्ध न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके छात्रों को एक आनंदमय अधिगम का अनुभव प्रदान करने के लिए सीखा सके। इसलिए एक शिक्षक को अति महत्वपूर्ण रूप से शिक्षित कौशल में निपुण होना चाहिए, जो उन्हें अपने संबंधित विषय के विषय वस्तु ज्ञान को प्रस्तुत करने में मदद करेगा। साथ ही शिक्षक का छात्रों के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए, ताकि छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षकों के साथ साझा कर सके और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने संदेहों को पूछ सके। एक शिक्षक के अन्य गुण जैसे उसका अच्छा स्वास्थ्य, उसके कपड़े, उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव आदि एक अच्छा शिक्षक होने के द्वितीय गुण है। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अधिगम की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष और वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक को विभिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती है। छात्र के अधिगम की गति या निष्पादन का स्तर शिक्षक को गतिविधियों से अधिक प्रभावित होता है। शिक्षक का उद्देश्य
छात्र के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करना। एक शिक्षक वह होता है जो एक अन्वेषक, क्रियात्मक, शोधकर्ता, योजनाकार, प्रबंधक, सामग्री प्रदाता, सुविधा प्रदाता, नेता, सह निर्माता आदि जैसे विविध भूमिकाओं को निभाता है। शिक्षक की पहली जिम्मेदारी छात्रों के प्रति होती है, इसलिए शिक्षण में सबसे बड़ी संतुष्टि का विषय बच्चों के विकास में योगदान की भावना है। शिक्षण के अभिलक्षण हैं। इसमें शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं अर्थात शिक्षण का स्मृति, शिक्षण का बोध स्तर और शिक्षण का चिंतनशील स्तर। यह एक गत्यात्मक वातावरण में होता है जहां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया लचीली होती है और शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार इसमें बदलाव होता है। यह शिक्षा अधिगम, अनुदेशन और प्रशिक्षण से निकटता से संबंधित है। यह अनिवार्य रूप से एक सैद्धांतिक गतिविधि है। यह एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। यह आत्म व्यवस्थापन की ओर अभिमुख है। यह प्रकृति में त्रिपदी है अर्थात इसमें छात्र, शिक्षक और शामिल हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। सुविधा प्रदाता, एक शिक्षक की विभिन्न भूमिकाएं। सुविधा प्रदाता फर्स्ट है एक शिक्षक को छात्रों को सीखने में आसान बनाने में मदद करने, मार्गदर्शन करने और एक अनुकूल वातावरण प्रदान करके सीखने की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षक ज्ञान और जानकारी देता है, छात्रों के स्तर को बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से उपयुक्त करता है ताकि वे नई जानकारी को सीख सके और अवधारणा बना सके। योजनाकर्ता, एक शिक्षक को पाठ, मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री और उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों की योजना बनानी होगी और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा। नेतृत्व, एक शिक्षक छात्रों का नेतृत्व करता है और उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखने के अनुभव के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षक को कक्षा में एक लोकतांत्रिक वातावरण बनाना चाहिए ताकि प्रत्येक छात्र को सीखने और खुद को बेहतर बनाने का समान अवसर मिले। इसलिए शिक्षक को तानाशाह नहीं, कक्षा में नेता होना चाहिए। नेतृत्व। फिर है प्रबंधक एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आयोजित होने वाली गतिविधियों के प्रबंधन से अधिक संबंधित है। परामर्शदाता, शिक्षक छात्रों को सलाह देता है। शिक्षक समस्या को महसूस करता है और मदद करता है और उसका समाधान करता है या छात्र अपने शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। गृह निर्माता, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 शिक्षकों को ज्ञान के सह निर्माता के रूप में देखती है और कभी कभी इसे शिक्षार्थियों के ज्ञान भागीदार के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। एक प्रभावी शिक्षक की भूमिका शिक्षक जो अपने विषय ज्ञान में दृढ़ता से निहित है, स्पष्ट प्रस्तुतियाँ देता है और छात्रों की कठिनाइयों को आसानी से पहचानते हैं। वे अपने छात्रों के प्रश्नों को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि सीखने, व्यक्तिगत, सामाजिक कठिनाइयों आदि से संबंधित कठिनाइयों
प्रभावी होने वाले शिक्षकों को पता होना चाहिए कि इस ज्ञान को असाइनमेंट, परीक्षण, खेल, पाठ, प्रदर्शन आदि के उपयुक्त पाठ्यक्रम में कैसे बदलता है। उसे आवेदन उन्मुख शिक्षण करने में सक्षम होना चाहिए। संगठन छात्रों को इसे बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाए जाते हैं को इसे बेहतर ढंग से समझने में सक्षम नहीं संगठन छात्रों को इसे बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाए जाने वाले अवधारणाओं और सामग्री को व्यवस्थित करने में परिलक्षित होता है। फिर है स्पष्ट प्रस्तुतियों और स्पष्टीकरण प्रदान करने वाले शिक्षकों के ऐसे छात्र होते हैं जो अधिक सीखते हैं और अपने शिक्षकों को अधिक सकारात्मक रूप से दर देते हैं। जो शिक्षक स्पष्ट है वे विशिष्ट और सटीक हैं और अस्पष्ट नहीं हैं। वे विचार की स्पष्टता और एक स्पष्ट दृष्टि रखते हैं जो उनके शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। शिक्षक जो सौहार्द और मैत्रीपूर्ण है और सकारात्मक दृष्टिकोण और अपने छात्रों में सीखने के लिए एक प्रेम पैदा करते हैं, ऐसे शिक्षकों को छात्रों के बढ़ते ध्यान, उपलब्धि, सीखने की इच्छा और सामग्री के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण के संदर्भ में अधिक प्रभावी माना जाता है। शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार को ढालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यवहार के इस आकार को योजना और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। शिक्षण के लाभों को अधिकतम किया जाता है जब शिक्षक छात्रों के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करते हैं। सहभागी भूमिका शिक्षकों की भूमिका को शिक्षार्थियों को उनके सीखने में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखने के लिए माना जाता है, न कि ज्ञान के प्राप्तकर्ता के रूप में। शिक्षक सहायता को विकास के उपयुक्त अभ्यास के एक आवश्यक घटक के रूप में भी देखा जाता है। एक शिक्षक शिक्षार्थी, परामर्शदाता, प्रबंधक, मूल्यांकनकर्ता और नवप्रवर्तक के रूप में भी कार्य करता है। खेल के दौरान शिक्षक के हस्तक्षेप से समस्या समाधान, पूछताछ, अवांछित व्यवहार को पुनर्निर्देशित करने और बच्चों को खेलने के विषयों में लुभाने में सहायता करने से लेकर कई